लास्ट क्लास में हमने देखा था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या पता लगा था उसमें? एक तो चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमने कैलकुलेट किया था, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई थी? वैल्यू आ गई थी हमारे पास Q इज इक्वल टू, नहीं चला फैन, वैल्यू आई थी Q इज इक्वल टू Q मैक्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, और हमें पता लगा था टाउ जो है उसे हम क्या बोल देते हैं? टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। और टाउ की वैल्यू कितनी होती है? RC। ठीक है ना। हमने ये भी देख लिया था किसी सर्किट में नेट टाइम कांस्टेंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। क्या करा जाता है उसके लिए? आप बैटरी को रिप्लेस कर देते हो कंडक्टिंग वायर से, यानी कि बैटरी रिप्लेस हो जाती है कंडक्टिंग वायर से। ठीक है ना। और आप कैलकुलेट कर लेते हो R इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर, और फिर सिंपली टाउ इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इनटू C। इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर लिए थे। ये पता लगा था कि किसी भी कैपेसिटर को 100% चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? इनफाइनाइट टाइम लगता है। लेकिन 99% चार्ज होने में वही कैपेसिटर कितना टाइम लेता है? माइक्रो सेकेंड्स टाइम लेता है। ठीक है ना। अब हमें देखना है कि हम आरसी सर्किट्स को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज, आरसी सर्किट किसे बोला जाता है? तो नाम से भी पता लग रहा है, यहाँ पे हम जो आरसी सर्किट स्टडी कर रहे हैं वो डीसी सर्किट है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है ना। जब 12th खत्म होगी तो एक चैप्टर आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट, वहां भी हमें आरसी सर्किट मिलेगा। तो वहां की कैलकुलेशन और यहाँ की कैलकुलेशन बिल्कुल अलग होगी। ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि आरसी सर्किट जनरल अगर मैं शो करूं तो उसके अंदर एक कैपेसिटर तो होना ही चाहिए मिनिमम, एक रेजिस्टर होना चाहिए, और एक बैटरी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। ठीक है ना। अगर डिस्चार्जिंग हो रही होगी, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो उसमें सिर्फ कैपेसिटर और रेजिस्टर होगा। ठीक है। और चार्जिंग हो रही होगी तो फिर बैटरी भी होगी, यानी कि एक रेजिस्टर और कैपेसिटर तो होना ही चाहिए। तो मैं मान लेता हूं C हमारा कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, और R कोई रेजिस्टर है, और ये बैटरी है किसी V वोल्ट की। अब इसमें आपसे पूछ लिया जाते हैं दो तरह के क्वेश्चन। सबसे पहला तो जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्वेश्चन में पूछा जाता है करंट एट t इज इक्वल टू 0, और दूसरा सिमिलर क्वेश्चन पूछ सकते हैं करंट एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब आप जानते हो, जब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या हो गया? स्टेडी हो गया है, यानी कि वो कंप्लीटली चार्ज हो चुका है इनफाइनाइट टाइम के बाद। ठीक है। तो एक तो ये दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और तीसरी चीज पूछी जा सकती है मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो इसका तो मीनिंग सिंपल ही है, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर सिंपली क्या होगा? चार्ज एट स्टेडी स्टेट, क्योंकि स्टेडी स्टेट आते ही तब है जब मैक्सिमम चार्ज आ जाए। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हें सॉल्व करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, आपको ये याद रखना है। करंट का जो फॉर्मूला हमने निकाला है I, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है? I बराबर हमें मिला था I मैक्स e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है ना। यानी कि आप t बराबर 0 पर देखो किसी भी आरसी सर्किट में, ऑब्वियसली कैपेसिटर अनचार्ज है अगर, ठीक है ना, तो t बराबर 0 पर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर अगर हो रही है तो हम ये कह सकते हैं t 0 पुट करने पर, आप यहाँ पे पुट करो तो I की वैल्यू क्या आ जाती है? I मैक्स। और I मैक्स होगा कितना? वो हो जाएगा V बाय R इक्वलेंट। ये हम देख चुके थे पहले ही। ठीक है। सिमिलरली t इज इक्वल टू इन्फिनिटी अगर आप पुट कर देते हो, जिसको हम स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं, इस इक्वेशन में t की जगह अगर मैं इन्फिनिटी पुट कर दूं तो I की वैल्यू क्या आ जाती है? 0। ठीक है ना। यानी कि चार्ज भी मैक्सिमम होगा, और वो कितना हो जाएगा? C इंटू V मैक्स, जो भी उसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता होगा। ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हमें आरसी सर्किट सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता रहा हूं क्या है ये। t इज इक्वल टू 0 पर करंट कैसा होगा? मैक्सिमम, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर करंट क्या होगा? 0। मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, हमें तो बस वो स्टेटमेंट मानते हुए चलना है। पहला स्टेटमेंट हो जाता है कि एट t इज इक्वल टू 0 करंट इन ब्रांच ऑफ कैपेसिटर इज मैक्सिमम। सही बात है। ठीक है ना। और चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे? अगर मैं बोलूं चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा तो आप बोलोगे 0, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 की बात है। अभी कैपेसिटर के ऊपर बिल्कुल भी चार्ज नहीं आया है। अगर कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? अगर मैं आपसे ये पूछूं VA माइनस VB की वैल्यू क्या होगी, तो उसे हम 0 बोल देंगे, क्योंकि Q बराबर CV होता है। जब Q ही नहीं है तो VB क्या होगा? 0 होगा। यानी कि
कैपेसिटर को मैं सिंपली रिप्लेस कर सकता हूं एक कंडक्टिंग वायर से, क्योंकि हमें ये पता है कि कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप आता नहीं है। वायर में अगर आप चलते हो तो कोई पोटेंशियल में ड्रॉप तो आता नहीं है, और t इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज अगर 0 है तो उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता। ठीक है ना, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, हम कैपेसिटर को रिप्लेस कर देंगे किससे, एक कंडक्टिंग वायर से। तो आपको याद रखना है कि जो भी आरसी सर्किट की प्रॉब्लम आपको दिखे उसमें t इज इक्वल टू 0 पर जब आप सर्किट को रीड्रॉ करो तो सारे कैपेसिटर्स को आप रिप्लेस कर दो कंडक्टिंग वायर से। यही एक इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है ना। सिमिलरली एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी में बोलूं या स्टेडी स्टेट पर, तो क्योंकि करंट इन ब्रांच ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, करंट इन ब्रांच ऑफ कैपेसिटर ये हो जाएगा 0। आपको ये चीज याद रखनी है, यानी कि रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि उनमें करंट ही नहीं है और रेजिस्टर में होता है IR। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये अगर रेजिस्टर की ब्रांच है, इस तरह से कोई ब्रांच थी, तो जब मैं उसे t इक्वल टू इंफिनिटी पे ड्रॉ करूं तो मैं उसे सिंपली इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं। मैंने रेजिस्टर को क्या कर दिया, सर्किट में से गायब कर दिया। क्यों, क्योंकि अब उसका कोई यूज नहीं है। अच्छा ध्यान देना, मैंने रेजिस्टर को कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस नहीं किया, बल्कि मैंने उसे हटा दिया। ऐसा करने से क्या होगा, ये ब्रांच ब्रेक हो गई है, और क्योंकि ये ब्रांच ब्रेक हो गई है तो इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगा। एक बार देख लो एग्जांपल, जैसे ये आपका पूरा सर्किट होता, ठीक है ना। अगर ऐसा पूरा सर्किट होता और t इक्वल टू इंफिनिटी की अगर हम बात कर रहे हैं और मैंने सर्किट को इस तरह से बना दिया है, तो अब सर्किट ऐसा दिखेगा कुछ। अब बताओ क्या इस सर्किट में करंट फ्लो कर सकता है, नहीं, क्योंकि सर्किट क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। तो हमें दो चीजें एग्जैक्टली याद रखनी है। जब भी आपसे t इक्वल टू 0 की बात की जाए, आप तो अपने आरसी सर्किट को रीड्रॉ करो और सारे कैपेसिटर्स को रिप्लेस कर दो कंडक्टिंग वायर से, ठीक है ना। सिमिलरली अगर स्टेडी स्टेट की बात की जाए तो आप अपने आरसी सर्किट को रीड्रॉ करो और सारे रेजिस्टर्स को रिप्लेस कर दो बेसिकली ओपन सर्किट से, ठीक है ना। सर्किट को क्या कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए। बस ये याद रखना कि कौन से वाले रेजिस्टर्स हटेंगे, जो कि कैपेसिटर की ब्रांच में, क्योंकि यहां पे हमने लिखा है करंट इन द ब्रांच ऑफ कैपेसिटर मस्ट बी 0, और करंट किसी भी ब्रांच में तभी 0 हो सकता है जब वो ब्रांच सर्किट में इंक्लूडेड ही ना हो। इस तरह से ब्रेक हो गई हो अगर ब्रांच, तो उसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, सभी लोग पहले देख लेना, फिर अगर डाउट होता है तो पूछ लेना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हमारा आरसी सर्किट है, एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टर, एक ये रेजिस्टर और कुछ इस तरह से बैटरी। ये ले लेता हूं मैं 10 वोल्ट, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 2 ओम, 2 ओम। ध्यान से देखना, मैं तीनों पार्ट सॉल्व करूंगा जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरसी सर्किट में। पहली चीज तो पूछी जाती है करंट एट t इक्वल टू 0, ठीक, तो इसी को मैं सॉल्व कर लेता हूं। करंट एट t इक्वल टू 0 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा मैं, t इक्वल टू 0 पर मान लेंगे, क्योंकि कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज होगा ही नहीं, आपने अभी स्विच बंद नहीं किया होगा। इस क्वेश्चन में अगर स्विच भी दे दिया जाए तो मान लो कि हम t इक्वल टू 0 पे इसे बंद कर रहे हैं, तो जिस इंस्टेंट पे आप जस्ट स्विच को बंद करोगे उसी इंस्टेंट पे तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज पहुंचेगा नहीं। या सिंपली हमें तो ये याद ही रखना है कि जब भी t इक्वल टू 0 की बात की जाए, आप कैपेसिटर को रिप्लेस कर देते हो किससे, एक कंडक्टिंग वायर से। तो सर्किट अगर मैं रीड्रॉ करूंगा तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम और ये 2 ओम। आप सिंपली बता सकते हो करंट जो आ जाएगा I, वो हो जाएगा V बाय R इक्वलेंट। R इक्वलेंट हम देख सकते हैं 2 और 2 पैरेलल में 1 हो गए, 1 और 2 सीरीज में 3 हो गए, ठीक है ना। तो आपका करंट आ चुका है 10/3 एम्पियर। कितना सिंपल था, हमें बस क्या करना है कि कैपेसिटर को रिप्लेस करना है कंडक्टिंग वायर से अगर बात की गई है t बराबर 0 की। दूसरी चीज कोई पूछ सकता है करंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इस तरह से लिख दिया जाता है, या फिर लिख दिया जाता है t इक्वल टू इंफिनिटी पे, या लिख दिया जाता है स्टेडी स्टेट पे। तीनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, क्या बोला गया है स्टेडी स्टेट पे? स्टेडी स्टेट पे आपको ये याद रखना है कि करंट इन द ब्रांच ऑफ कैपेसिटर मस्ट बी 0, यानी इस ब्रांच के अंदर कोई भी करंट नहीं जाना चाहिए।
इसे समझने के लिए मैं सर्किट को रिड्रॉ करने का एक तरीका बना लेता हूं कि मैं कैपेसिटर की ब्रांच के रेजिस्टर को हटा ही दूंगा बस सर्किट से। अच्छा, ये रेजिस्टर बनेगा, ये वाला रेजिस्टर बनेगा, क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटर की ब्रांच में नहीं है, इसकी खुद की एक अलग ब्रांच है, ठीक है ना। और ये बचा हुआ सर्किट में ड्रॉ कर देता हूं। तो ये रीड्रॉ हुआ है आपका सर्किट, ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 2 ओम। अब आप लॉजिकली सोच सकते हो अगर बैटरी से करंट निकला भी तो भी वो इस ब्रांच के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि ये सर्किट में इंक्लूडेड ही नहीं है। अब देख लेते हैं इस समय पे करंट क्या होगा। करंट भी आप बता सकते हो 10/R इक्विवेलेंट। अब करंट इस तरह से फ्लो करने वाला है क्योंकि यही रास्ता है उसके पास। तो R इक्विवेलेंट हमारा सीरीज में दिख रहे हैं 4, यानी कि 2.5 एम्पियर आंसर आ गया। तीसरी चीज जो पूछी जा सकती है वो पूछी जा सकती है चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज ऑन कैपेसिटर, इस समय पे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है? तो Q बराबर आपको पता है CV, V जहां होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो आ जाएगा Q 2 माइक्रोफैरेड। अब मैं बस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेता हूं। अच्छा, चार्ज मैक्सिमम कब होगा? इन्फिनिटी पे, ये भी हमें पता है। और इन्फिनिटी का सर्किट कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पे 0 मान लूं अगर, तो यहां भी 0 और यहां भी 0। यहां 0 है तो यहां 10 वोल्ट। अगर यहां 10 वोल्ट है तो यहां कितना होगा, अब हमें ये देखना है। तो आप देख सकते हो अभी करंट फ्लो कर रहा है रजिस्टर के अक्रॉस, यहां से करंट घुसा है और यहां से निकला है, तो ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। तो आप किस साइड गए हो? माइनस वाली साइड। तो ड्रॉप आना चाहिए, तो 10 माइनस IR। आई हम निकाल चुके हैं 2.5 इंटू रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये हमें मिला 5 वोल्ट। यानी यहां का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, तो यहां का भी पोटेंशियल क्या है? 5 वोल्ट। तो अब मैं बोल सकता हूं कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। एक कोने पे आप देख सकते हो 0 है, तो यहां भी 0 है और यहां भी 0 है। ये तो बस हमने समझने के लिए बीच में गैप बनाया था, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 5 वोल्ट। आप सिंपली लिख सकते हो C इंटू V, यानी कि 10 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं RC सर्किट में जो 3 क्वेश्चन आते हैं उनको। क्या किसी को कोई डाउट है? तो किसी का डाउट है कि करंट T0 पे 10/3 कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे मतलब बेटा, आंसर आ रहा है 10/3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम आ गया है, 10 वोल्ट की बैटरी। मैंने क्या किया था? मैंने बस कैपेसिटर को कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया, तो सर्किट ऐसा दिख रहा है। और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? कोई पूछ रहा है चार्ज ऑन कैपेसिटर 0 क्यों होता है? होता नहीं है, T बराबर 0 पे कोई चार्ज नहीं है अगर, तो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। बाद में तो चार्ज होता ही है उसके ऊपर। गैप के अक्रॉस 0 0 कैसे हुआ? ऑब्वियसली यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो पोटेंशियल में चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल जाता है, ठीक। यहाँ पे सही में गैप नहीं हो जाता है। आप ऐसा थोड़ी सोच रहे हो कि इनफाइनाइट टाइम पे रेजिस्टर उड़ जाएगा और सर्किट सही में ब्रेक हो जाएगा। ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूं ताकि आपका कभी गलत ना हो। आप रीड्रॉ जब करो तो आप रजिस्टर को हटा दो, ताकि आपको ये समझ आए इसमें कोई करंट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। थर्ड केस में रजिस्टर क्यों नहीं है? कौन सा थर्ड केस बेटा? बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। एक आध क्वेश्चन आप खुद से करोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं। तो ये तो एग्जाम्पल था एक। ट्राई करो सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आ रहा है देख लेते हैं एक बार। चार्ज ऑन कैपेसिटर भी बताना है आपको एट T इक्वल टू इन्फिनिटी। मैं तब तक रीड्रॉ कर देता हूँ। T इक्वल टू 0 पर हमें बस कैपेसिटर को रिप्लेस करना है कंडक्टिंग वायर से। तो ये ऊपर की ब्रांच हो गई, मैंने इन दोनों कैपेसिटर्स को कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया। और ये 10 वोल्ट, ये 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम।
ठीक है, तो ये 2 और 2 1 हो गए, ये 1 और 1 हाफ, और हाफ और 3 3.5। तो आर इक्वलेंट हमें इस सर्किट में मिल रहा है कितना, 7/2 ओम। ठीक है, करंट भी निकाल सकते हो आप। I एट t इक्वल टू 0 कितना आ जाएगा, I हो जाएगा 10 7/2 यानी 20/7 एम्पियर। तो ये तो हो गया आपका t इक्वल टू 0 का करंट। सिंपल था काफी। ठीक है, दूसरी चीज बतानी थी, t इक्वल टू इंफिनिटी पे कितना होगा करंट। तो t इक्वल टू इंफिनिटी के लिए अगर मैं इसे रीड्रॉ करता हूं, तो हमें बस कैपेसिटर की ब्रांच में करंट नहीं भेजना है, तो रेजिस्टर्स को गायब कर देते हैं। ठीक है ना, कुछ इस तरह का बनेगा। ये 10 वोल्ट, 3 ओम, 1 ओम, और ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 4 माइक्रोफैरेड। इस बार करंट के पास जाने के लिए सिर्फ ये रास्ता है। तो करंट एट इंफिनिटी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10 बाय आर इक्वलेंट। इस बार कितना हो गया भाई, 4। फिर से मिल गया 2.5 एम्पियर। क्या है t इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट। किसी को कोई डाउट? इसके बाद आपको बताना था मैक्सिमम चार्ज कितना होगा t इक्वल टू इंफिनिटी पे। तो किसी एक जगह पे 0 मान लेता हूं, तो यहाँ 0 0 0 0 0 0। ठीक है, सिमिलरली यहां पे अगर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -10। ठीक है ना, करंट इस तरफ जा रहा है तो ये है प्लस, सॉरी मैंने करंट उल्टा बना दिया, करंट इस तरफ से जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। खैर हमने यहाँ 0 मान लिया है, यहाँ पे आया -10, क्रॉस करके जा रहे हैं प्लस वाली साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा -10 प्लस IR। I है 2.5 इंटू रेजिस्टेंस है 3, ये मिलेगा कितना, -2.5 वोल्ट। यहाँ पे हमें -2.5 मिल गया है क्योंकि, तो हर जगह पे -2.5 होगा, तो इस जगह भी -2.5, इस जगह भी -2.5। अब हम देख सकते हैं कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 वोल्ट है, इसके क्रॉस भी 2.5 वोल्ट है। तो इसमें Q मैक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा 2 इंटू 2.5 यानी कि 5 माइक्रोकूलम, और इसमें जो Q मैक्स की वैल्यू होगी वो हो जाएगा 4 इंटू 2.5 यानी कि 10 माइक्रोकूलम। क्या क्लियर? 8 चलो बस करो, मैं बता देता हूं। ठीक है, तो हमें निकालना है t इक्वल टू 0 पर करंट कितना होगा, t इक्वल टू इंफिनिटी पे कितना होगा, और मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर्स कितना होगा। तो सबसे पहले मैं t इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर लेता हूं, रीड्रॉ कर लेते हैं। t इक्वल टू 0 पर सारे कैपेसिटर को कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देना होगा। ठीक है, ये तो रेजिस्टर है, ये कंडक्टिंग वायर आ गया इसकी जगह, यहाँ रेजिस्टर है, यहाँ रेजिस्टर है, और ये कुछ इस तरह का आपका सर्किट बनेगा जहां ये 10 वोल्ट है, 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम। ठीक है ना, अब हमें इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है सिंपली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो क्या है कि ये 3 ओम वाला रेजिस्टर क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है। क्यों हो गया है शॉर्ट? ये शॉर्ट इसलिए हो गया क्योंकि इसका ये एंड और ये एंड सेम पोटेंशियल पे आ गए हैं। आपने दोनों एंड्स को एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया है, तो अगर इसको मैं ए पॉइंट बोल देता और इसको मैं बी पॉइंट बोल देता, इन्हीं के अक्रॉस तो सी आर इक्विवेलेंट निकालना है हमें। तो ये भी ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, और ये भी ए है, ये भी है। अब आप देख सकते हो ए और बी के बीच में एक 1 है, ए और बी के बीच में एक 2 है, और ए के बीच में 3 है। तो ये 3 तो क्या हो जाता है, इसीलिए वेस्ट हो जाता है। ठीक है ना, अब देखा जा सकता है ये 1 और 2, क्योंकि ये ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में, तो ये दोनों तो पैरेलल में हो गए। ठीक है ना, तो ये पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इन दोनों को पैरेलल से अगर आप सॉल्व करो तो वो आ जाएंगे 2 इंटू 1 बाय 2 प्लस 1 यानी 2/3 ओम, और ये बस दो ही हमारे पास रजिस्टर थे। टोटल आर इक्विवेलेंट भी हमारे पास यही हो चुका है 2/3 ओम। तो करंट एट t इक्वल टू 0 अगर बोला जाए तो वो कितना हो जाएगा 10/2/3 यानी कि 15 एम्पियर।
कुछ लोगों का तो मैंने देखा था 15 एम्पियर, सही है, जिनका भी आ पाया तो यहाँ देखना आपको यही था, क्योंकि इसे आप कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस करोगे और इसे भी कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस करोगे तो ये 3 ओम जो है वो आपका क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, और फिर ये दोनों किस में दिख रहे हैं, साफ साफ पैरेलल में दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया t इक्वल टू 0 पे करंट। सिमिलरली अगर बोला जाए कि t इक्वल टू इंफिनिटी पर या स्टडी स्टेट पे करंट कितना आएगा, तो उसे भी रिड्रॉ कर लेते हैं। कैपेसिटर एज इट इज, ये रेजिस्टर गायब हो गया, एक कैपेसिटर यहाँ पे, ठीक है, ये रेजिस्टर है, ये है, और यहाँ पे हमारी बैटरी है 10 वोल्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0 मान लो। पहले मैं निकाल लेता हूं करंट एट t इक्वल टू इंफिनिटी। अब हम देख सकते हैं इस ब्रांच में तो करंट जाना नहीं चाहिए, ठीक है। सिमिलरली इस ब्रांच में भी कोई करंट नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे रेजिस्टर नहीं था, लेकिन आपको एक चीज तो समझनी है कि इस ब्रांच में भी कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो करंट सिर्फ किस में फ्लो कर रहा होगा, इसके अंदर फ्लो कर रहा होगा। यह हमें दिया हुआ था 1 ओम और ये है 2 ओम, लेकिन यहाँ पे कोई करंट नहीं गया होगा, सिंपली करंट इस सर्किट के अंदर घूम रहा है। कितना हो जाएगा करंट, 10/1 यानी कि 10 एम्पियर। तो t इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट की वैल्यू क्या होगी, 10 एम्पियर होगी। अब निकाल लेते हैं मैक्सिमम चार्ज, 3 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड। मैक्सिमम चार्ज अगर बोला जाए 3 माइक्रोफैरेड के ऊपर, तो वो कितना आ जाएगा, मैंने यहाँ 0 मान लिया है, तो यहाँ क्या मिल गया मुझे, 10। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी कितना है, 10। अब यहाँ पे आप रेजिस्टर क्रॉस कर रहे हो, लेकिन रेजिस्टर में कोई करंट नहीं है। अगर रेजिस्टर में कोई करंट नहीं है तो उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं है, तो यहाँ भी क्या मिलेगा हमें, 10। सिमिलरली यहाँ भी क्या मिल गया, 10। तो 3 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट है, तो 3 × 10 यानी कि 30 माइक्रोकूलम। और सिमिलरली अगर निकालना हो हमें 2 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस, तो वो भी हम देख सकते हैं, उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ 10 है, तो यहाँ भी क्या होगा, 10 वोल्ट ही है, तो 2 × 10 यानी कि 20 माइक्रोकूलम। क्या किसी को कोई डाउट है? तो डाउट है कि ऊपर वाले कैपेसिटर पे करंट क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी अभी चिल्ला चिल्ला के बोला था कि t इक्वल टू इंफिनिटी पर कैपेसिटर की ब्रांच में करंट नहीं जाता है। यहां से जो मैं रेजिस्टर हटा देता हूं वो तो बस इस चीज को शो करने के लिए है कि कैपेसिटर में करंट नहीं गया होगा। अब यहाँ रेजिस्टर नहीं है तो मैंने नहीं हटाया, लेकिन मुझे ये तो पता है कि इसके अंदर करंट तो नहीं जाना चाहिए ना, करंट कभी भी नहीं जाएगा। अगर कैपेसिटर है किसी भी ब्रांच में तो t इक्वल टू इंफिनिटी पर उस ब्रांच में आप करंट को नहीं भेजते हो, ठीक है। उस चीज को शो करने के लिए मैं यहाँ पे रेजिस्टर ड्रॉ नहीं कर रहा था, ऐसा थोड़ी रेजिस्टर कहीं चला गया होगा। अब यहाँ पे रेजिस्टर नहीं था इसलिए मैंने हटाया नहीं, पर मुझे ये तो पता है कि इसमें करंट नहीं जाना चाहिए। किसी को और डाउट है? जिनका भी हो गया था अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ उनके पास एक मौका और है। करो जल्दी से, थर्ड क्वेश्चन क्या आंसर आएगा? बताओ जरा। वही तो t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर्स को हटा के मैं रीड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो ऊपर ये बचा, कैपेसिटर्स को सिर्फ कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस करना है आपको। ये सर्किट बनेगा, ये 20 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम और 2 ओम। मैंने क्या किया, इसे कंडक्टिंग वायर, इसे कंडक्टिंग वायर और इसे कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया। अब बस सिंपली देखना है आपको, ये 2 और 2 आपको दिख रहा है पैरेलल में, तो ये मिलके हो गए 1, ये 1 और 3 ये पैरेलल में, तो ये मिलके कितने हो गए, ये हो गए 3 × 1 / 3 + 1 यानी कि 3/4 ओम। ये 3/4 और ये 2 सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट आप बता सकते हो 3/4 + 2 यानी कि 11/4 ओम, ठीक है ना। 3/4 + 2 11/4 ओम हमारे पास R इक्विवेलेंट आ गया है। तो करंट एट t इक्वल टू 0 अगर बोला जाए तो हो जाएगा 20 11/4 यानी कि 80/11 एम्पियर। तो जितने भी लोगों का आया काफी अच्छी बात है। आपको बस ये ध्यान देना था कि कैपेसिटर्स को हमें कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस करना है और कुछ नहीं था, ठीक है। t इक्वल टू इंफिनिटी के लिए देख लो जरा, रीड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखेगा।
इसी सर्किट को अगर आप t इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए रीड्रॉ करोगे तो हमें क्या करना है, कैपेसिटर की ब्रांच में करंट नहीं भेजना है। तो ये कैपेसिटर है, इसका रेजिस्टर गायब कर देता हूं, ठीक है, इसका रेजिस्टर गायब कर दो, यहां एक कैपेसिटर है। अच्छा ये तो है कैपेसिटर, पर इसकी ब्रांच में खुद करंट नहीं जाना चाहिए, तो मैं इस ब्रांच को भी ब्रेक कर दूं कुछ करके, ठीक है ना। यहाँ रजिस्टर था नहीं, पर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसलिए मैंने उस ब्रांच को बस ब्रेक कर दिया। अच्छा ये तो रजिस्टर है, इसकी ब्रांच में कैपेसिटर नहीं है, तो ये तो रहेगा, ठीक है ना। सिमिलरली यहां पर भी रहेगा। ये हुआ आपका 20 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 3 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और ये 4 माइक्रोफैरेड। तो ये सर्किट बनेगा t इक्वल टू इन्फिनिटी का। अब हमें यहाँ पे करंट चाहिए, ऑब्वियसली यहीं से ब्रांच ब्रेक होगी तो कोई भी करंट ऊपर जाएगा ही नहीं टुकड़े में, सारा करंट यहाँ की यहीं फ्लो करने वाला है। तो I एट t इक्वल टू इन्फिनिटी मैं बता सकता हूं वो हो जाएगा 20/5 यानी कि 4 एम्पियर। समझ आ रहा है? 20/5 यानी कि 4 एम्पियर हमारे पास करंट होगा t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। अब हमें बस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने हैं हर जगह पर। यहां 0 मान लो, तो यहां 0 मिल चुका है हमें, ठीक है ना। अब हमें इस जगह का पोटेंशियल चाहिए, तो यहां से आप चलोगे, इस जगह का क्या मिला हमें, इस जगह का हो गया 20। ऑब्वियसली यहाँ पे करंट राइट से लेफ्ट जा रहा है तो प्लस माइनस टॉस करके आएंगे, तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 20 माइनस आई जो कि 4 एम्पियर है इंटू 2 यानी कि 8। यहाँ का हमें मिलेगा 12 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल 12 वोल्ट है, यहाँ का भी 12 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या मिल गया आपको, 12 वोल्ट मिल गया। समझ आ रही है बात, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें चार्ज मिल चुका है, सॉरी यहाँ पे हमें पोटेंशियल मिल चुका है, हमें कहाँ का पोटेंशियल चाहिए, इस जगह का पोटेंशियल चाहिए कुछ करके, ठीक है। तो या तो आप इक्विवेलेंट निकाल के उस तरह से सॉल्व कर लो, जैसे कि हम देख सकते हैं इनका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, ये 4 और 2 किस में है, पैरेलल में है, तो ये 4 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे 6, और ये 6 और 12 ये किसके अंदर है, सॉरी 6 और 3, ये 6 और 3 किस में है, सीरीज में है। मैं यहाँ पे रीड्रॉ कर देता हूं इसे, कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखो सर्किट जो मैंने ब्रेक किया था उसे अगर सही से ड्रॉ कर लें, क्योंकि हमें यहाँ के पोटेंशियल मिल चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ का पोटेंशियल मिल गया है और यहाँ का पोटेंशियल मिल गया है। बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल हमने 0 मान लिया है, और यहाँ का पोटेंशियल हमें 12 वोल्ट मिल चुका है। यह है 3 माइक्रोफैरेड, यह है 4 माइक्रोफैरेड और यह है 2 माइक्रोफैरेड। तो ये दोनों तो पैरेलल में साफ दिख रहे हैं हमें, तो ये तो कितने हो गए 6 माइक्रोफैरेड, और ये 6 और ये 3 ये सीरीज में, तो बेसिकली सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3 यानी कि 2 माइक्रोफैरेड। तो 2 माइक्रोफैरेड इनका सी इक्विवेलेंट होने वाला है। तो टोटल चार्ज जो आने वाला है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ तो हमें पता ही था 0 0 है, टोटल चार्ज आप लिख सकते हो कितना आएगा, तो Q बराबर हो जाएगा C इंटू V यानी कि 2 इंटू 12 24 माइक्रो कूलम। तो इनको अगर मैं रीड्रॉ करूं, यहाँ पे हमें 12 वोल्ट मिल चुका था, ये 3 माइक्रोफैरेड है, इनका इक्विवेलेंट हमारे पास आ ही चुका है 6 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पे हमने माना है 0। तो यहाँ से टोटल आने वाला चार्ज हमें पता है कितना है 24 माइक्रो कूलम। तो इस 3 वाले पे तो ऑब्वियसली कितना होगा 24 होगा, और इन दोनों पे मिला के कितना होगा 24 होगा। तो चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरेड तो कितना हो गया 24 माइक्रोकूलम। एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा इन 6 के ऊपर 24 जाने वाला है जो कि पैरेलल में बने थे 4 और 2 से, ठीक है ना। तो हमें पैरेलल में पता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो Q प्रोपोर्शनल होता है C के। तो इस पे अगर मैं Q1 बोल दूं, इस पे अगर मैं Q2 बोल दूं, तो Q1 बाई Q2 ये सिंपली मिल गया है। तो मैं सिंपली बता सकता हूँ 4 माइक्रोफैरेड पे जो Q1 जाएगा वो जाएगा 2 बाई 2 प्लस 1 इंटू जो आया है हमारे पास टोटल 24, ठीक है ना, यानी कि 16 माइक्रोकूलम। और सिमिलरली Q2 आ जाएगा हमारे पास 1/3 ऑफ 24 यानी कि 8 माइक्रोकूलम। तो ये सभी कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज आ गए हमारे पास। तो थोड़ा सा लेंदी हो गया क्वेश्चन, क्योंकि सर्किट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, पर लॉजिक एकदम सिंपल था। t इक्वल टू इन्फिनिटी में मैंने बस क्या किया था कि कैपेसिटर्स को की ब्रांच के अंदर कोई करंट नहीं भेजा था, ठीक है ना। उसके बाद बस हमने कुछ करके हर जगह पे पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, ठीक है ना, सी इक्विवेलेंट की हेल्प लेनी पड़ी उसके अंदर, और हर कैपेसिटर के ऊपर हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकाल लिया चार्ज, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी हो गया।
सभी लोग पहले t इक्वल टू 0 पे निकाल लो, करंट क्या आएगा। देख लेते हैं। t इज इक्वल टू 0 पे रिड्रॉ करना है मुझे, सारे कैपेसिटर्स को कंडक्टिंग वायर से बस रिप्लेस करना है। ये एक रेजिस्टर हो गया, ये पूरा कंडक्टिंग वायर आ गया यहाँ पे। ये 10 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम और ये 4 ओम। क्या दिख रहा है यहां से साफ, इस पॉइंट को अगर ए बोल दें, ए ए ए, ये भी ए ए, इसके दोनों एंड्स पे ए आ गया है, ये हमारा वेस्ट हो चुका है, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। तो अब सर्किट में क्या बचा है हमारे पास, ये देख सकते हो आप। इसको अगर बी बोला है मैंने पॉइंट, या इस पॉइंट को अगर बी बोल देते हैं, बी, और ये पॉइंट भी क्या है, बी। तो अब साफ दिख रहा है, ये तो पूरा वेस्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हो ये और ये किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। साफ दिख रहा है कि नहीं, ए और बी के बीच में ये है और ए और बी के बीच में ये है। तो ये दोनों पैरेलल में आ चुके हैं हमारे पास। कितना हो जाएगा इनका हो जाएगा 2 × 3 बाय 2 + 3, यानी कि हो गया 6/5 ओम। तो इनका तो 6/5 ओम है, और ये इसके साथ किस में आ जाएंगे, सीरीज में। तो आर इक्वलेंट फाइनली जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 6/5 + 2, यानी कि 16/5 ओम। और करंट आप बता सकते हो t इक्वल टू 0 पे वो हो जाएगा 10/16/5, यानी कि 25/8 एम्पियर। आ गया था काफी लोगों का, अच्छी बात है। ये हमने बता दिया t इक्वल टू 0 पर करंट इन द सर्किट। सिमिलरली हमें बताना है t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा। इन्फिनिटी पे मैं क्या करूंगा, कैपेसिटर की ब्रांच में करंट को नहीं भेजेंगे, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी। ये आपका एक रेजिस्टर यहां दिया हुआ है, कैपेसिटर की ब्रांच को ब्रेक कर देता हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टर नहीं था इसकी ब्रांच में, पर मुझे ब्रेक तो दिखाना ही था, तो मैंने ब्रेक शो कर दिया है कुछ इस तरह से। फिर ये रेजिस्टर है हमारे पास, एक कैपेसिटर, यहाँ पे ब्रेक फिर से, ये रेजिस्टर, और ये इस तरह से कुछ 10 वोल्ट, ये हमारे पास 2 ओम, ये भी है 2 ओम, और ये हमें दिया हुआ है 4 ओम। अब सोचो करंट कैसे जा सकता है, इसके अंदर करंट नहीं जा सकता, इसके अंदर करंट नहीं जा सकता, तो करंट यहां से निकलेगा इस तरह से फ्लो होता हुआ और घूम के वापस यहीं आ जाएगा। तो ये सभी किस में हो गए, सीरीज में। 2 और 2 4, 4 और 4 8। तो आई की वैल्यू इन्फिनिटी पे क्या होगी, 10/8, यानी कि 5/4 एम्पियर। ये भी काफी लोगों का आ गया था, ठीक है, सिंपल है। यहाँ कैपेसिटेंस 3 दिया हुआ था और ये 2 दिया हुआ है। अब मुझे इनके ऊपर चार्ज भी निकालना है, वो भी कर लेता हूं। 0 0 0 0 मिल गया यहाँ पे 10 - IR, हमें पता है यहां से करंट जा रहा है प्लस माइनस, यहाँ आ जाएगा 10 - 5/4 × 2, तो बेसिकली वो हो गया 5/4 × 2 5/2, यानी कि 7.5 वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल हमें मिल चुका है। यहाँ का 7.5 है, तो यहाँ का भी क्या हो जाएगा 7.5। तो इस पे आप चार्ज बता सकते हो, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरेड, ये हो जाएगा 7.5 वोल्ट का डिफरेंस है, इंटू 3, 22.5 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया इसके ऊपर, ठीक है ना। और हमें किसके ऊपर बताना था, इसके ऊपर बताना है। तो यहाँ पे भी करंट फ्लो करके जा रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 7.5 - I 5/4 × R2, ठीक है ना। ये हमें मिल जाएगा 5 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल हमें मिल चुका है 5 वोल्ट। तो इसके ऊपर चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरेड जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 5 × 2, यानी कि 10 माइक्रोकूलम। अगर आपने जिस समय मैंने बताया था V + IR V - IR, उस वीडियो को ध्यान से समझा था जब हमने देखा था तब, तो फिर ये सिंपली आपसे हो पा रहा होगा। हम तो डिस्चार्जिंग की बात कर लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है उसका C, इसको पॉजिटिव बोल दो, इसको नेगेटिव बोल दो, और आपके पास यहाँ एक रेजिस्टर है R, ठीक है। और स्विच ओपन था। मान लो कि t = 0 पे मैंने स्विच को बंद किया है। कैपेसिटर पहले से V0 पोटेंशियल से चार्ज था,
यानी t बराबर 0 पे उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, V नॉट था। तो t इक्वल टू 0 पे हम बता सकते हैं चार्ज तो कैसा होगा, मैक्सिमम। चार्ज ऑन कैपेसिटर कैसा होगा, मैक्सिमम। और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, C इंटू वी नॉट। अच्छा, क्या आप बता सकते हो t इक्वल टू 0 पे करंट कैसा होगा सर्किट में? जैसे मैं स्विच को बंद करूंगा, करंट इन सर्किट कैसा होगा, मैक्सिमम या 0? t बराबर 0 पे चार्ज तो मैक्सिमम है, आपको बताना है t बराबर 0 पे करंट कैसा होगा, मैक्सिमम या फिर 0? मंटू 9 लिख रहे हो तुम आंसर, क्या खा लिया तुमने? ठीक है, तो हमारा इंस्टेंटली हम आंसर दे देते हैं, मतलब हमारा इंस्टिंक्ट ऐसा बोलता है कि 0 होगा, और आंसर क्या आता है, मैक्सिमम। क्यों भाई? क्योंकि जैसे ही आपने स्विच बंद किया, सोचो यहाँ 0 है, यहाँ 0 माना, तो इसके अक्रॉस तो यहाँ पे क्या आ गया, V नॉट, और यहाँ भी क्या आ गया, V नॉट। अब देखो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसा है, मैक्सिमम है। धीरे धीरे चार्ज कम होगा इसके ऊपर से, तो धीरे धीरे इसका वोल्टेज कम होगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कम होगा, तो इसमें करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो करंट इन सर्किट भी क्या होता है डिस्चार्जिंग के टाइम पे, t बराबर 0 पर मैक्सिमम। और आई मैक्स की वैल्यू कितनी होगी भाई, ये मैक्स की वैल्यू है, आई मैक्स की वैल्यू हो जाएगी V नॉट बाय आर। इस तरह से सर्किट में आई मैक्स फ्लो कर रहा होगा। अब धीरे धीरे एनर्जी खत्म होगी, तो धीरे धीरे करंट भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो मैं ये मानूंगा कि कोई जनरल टाइम t पे सिचुएशन कुछ इस तरह की है। ये आपका रेजिस्टर हो गया, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये कैपेसिटेंस C। मैं मान लेता हूं कि इस पे कोई चार्ज बचा होगा Q, इस पे माइनस Q, ये रेजिस्टर है, और सर्किट में कोई करंट है I। ये हमने t इक्वल टू t कोई जनरल टाइम की बात की है। अब ऑब्वियसली क्या करेंगे, इसके ऊपर किरचॉफ्स लूप लॉ लगा देते हैं। अब क्या हो गया भाई, किरचॉफ्स लूप लॉ लगा देते हैं। मैं इस तरह से घूम जाता हूं, करंट फ्लो कर रहा है, तो ये प्लस ये माइनस, पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचे तो Q बाय C माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। यहां से हमें I की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, Q बाय आर सी। अच्छा, यहां पे I को मैं लिखता हूं माइनस डी क्यू बाय डी टी, ना कि डी क्यू बाय डी टी। क्यों? क्योंकि समय के साथ चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो यहां पे हम क्या ले लेंगे, माइनस साइन रख देता हूं मैं यहां पर। ये मिल जाएगा आपको माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय आर सी। या हम कह सकते हैं डी क्यू बाई क्यू, ये हो जाएगा माइनस डी टी बाय आर सी। लिमिट लगा दो, t बराबर 0 पर चार्ज कैसा है, मैक्सिमम, और t इक्वल टू t पर कोई चार्ज होगा Q। क्या आ जाएगा, यहां से इंटीग्रेशन हमें मिलेगा ln Q मैक्स Q इज इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी। पुट कर देते हैं, ln ऑफ Q बाय Q मैक्स, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस टी बाय आर सी, और हमें यहां से Q मिल जाएगा Q मैक्स e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, क्योंकि अब हम ये पढ़ चुके हैं कि टाउ को बोला जाता है टाइम कांस्टेंट, जो कि एक सर्किट के लिए फिक्स होता है। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, आरसी, और ये आ गया चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसा फॉर्मूला करंट का आया था ड्यूरिंग चार्जिंग, तो वैसा कैपेसिटर आता है, वैसा फॉर्मूला आता है चार्ज ऑन कैपेसिटर ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। समझ आ रही है बात? देख सकते हो, टी को 0 रखोगे क्यू मैक्स आ जाएगा, टी को इन्फिनिटी रखोगे क्या आ जाएगा, चार्ज 0 आ जाएगा। यानी कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, कैपेसिटर को 100% डिस्चार्ज होने में भी इनफाइनाइट टाइम लगता है, लेकिन वो 99% डिस्चार्ज हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। तो जो चीज चार्जिंग में होती है वैसी ही चीज डिस्चार्जिंग में भी हो रही होती है। यहां पे अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का, तो t बराबर 0 पे चार्ज मैक्सिमम है, Q मैक्स घटता जाएगा। सेम ग्राफ जो करंट का आया था वो यहाँ पे किसका आ रहा है, चार्ज का आ रहा है। एक चीज और हमने वहां पे नोटिस की थी, t बराबर टाउ पे करंट घट के वहां पे 37% रह जाता था, यहाँ पे चार्ज घट के कितना रह जाता है, 37% रह जाता है एक टाइम कांस्टेंट के अंदर। अच्छा, करंट देख लेते हैं। करंट इन सर्किट क्या होगा, तो करंट आप जानते हो I क्या होता है, dq बाई dt, यानी इसी को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है।
तो डी क्यू बाई डी टी आप यहां से अगर कैलकुलेट करो तो क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा क्यू मैक्स बाय टाउ, ठीक है ना। ऐसे तो माइनस टाउ मिलेगा क्योंकि आई यहाँ पे माइनस डी क्यू बाई डी टी है, माइनस माइनस गायब हो गया, ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। क्यू मैक्स हमें पता है कितना है, सी इंटू वी, ठीक है ना, जो कि हमें पता ही था, अपॉन टाउ जो कि है आर सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। और करंट का भी आप देख सकते हो फॉर्मूला क्या मिला है, करंट का भी फॉर्मूला हमें मिलेगा आई बराबर आई मैक्स ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, यानी कि एग्जैक्टली सेम। टी बराबर 0 पुट करो तो करंट कैसा आ गया इसमें, मैक्सिमम, और टी बराबर इंफिनिटी पुट करो तो करंट कैसा आ गया, 0। समझ आ रही बात। डिस्चार्जिंग के केस के लिए कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट? नहीं है तो देख लेते हैं यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा। इसी का अगर ग्राफ ड्रॉ करने की बात की जाए, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिल चुका है। ठीक है, तो अगर आप ड्रॉ करोगे करंट टाइम के साथ तो फिर से हमें क्या मिलेगा, ये मैक्सिमम है, घटेगा, आई मैक्स टी बराबर 0 पर है, वी नॉट बाय आर, ठीक है ना, और एक टाइम कांस्टेंट में कितना रह जाएगा, वो भी घट के 37% ऑफ मैक्सिमम। ठीक, तो सेम सिचुएशन होती है चार्जिंग और चार्जिंग में, मतलब करंट की सिचुएशन क्या रहेगी, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में सेम रहेगी, लेकिन चार्ज की सिचुएशन क्या होती है, बदल जाती है। कुछ इस तरह से ग्राफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर मैं बनाना चाहता तो वो कैसा आता, ठीक है। अगर मैं बोलता कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप जानते हो Q बराबर CV होता है और C एक कांस्टेंट है, तो जो Q का ग्राफ है वही किसका बनता है, V का ग्राफ बनता है। वो भी इसी तरह से बन जाता है, जहां V नॉट मैक्सिमम है और एक टाइम कांस्टेंट में 37% ऑफ V नॉट रह जाता है आपका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। तो ये था डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फॉर्मूला याद रखना है, और दूसरी चीज ये याद रखना है कि कैपेसिटर ऑलमोस्ट पूरी तरह से डिस्चार्ज होने में कितना टाइम ले लेता है, इनफाइनाइट टाइम ले लेता है, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। ये रहा क्वेश्चन, स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0, और आपको ये सब चीजें फाइंड करनी है। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने चार्जिंग में किया था, ये डिस्चार्जिंग के लिए ट्राई करो सभी लोग। ठीक है, तो देख लेते सबसे पहले टाइम कांस्टेंट क्या आएगा। तो इसके लिए मैं रीड्रॉ कर देता हूं सर्किट को। आर इक्विवेलेंट निकालना है हमें, फर्स्ट पार्ट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका ए और ये पॉइंट हो गया बी। ये 2 है, 2 4 2 2, तो ये 2 और 2 हम 4, 4 और 4 2, 2 और 2 4, ठीक है ना, 6। आर इक्विवेलेंट आपको कितना मिल गया, 6। तो टाइम कांस्टेंट कितना मिल जाएगा, आर इक्विवेलेंट इंटू सी, यानी कि 6 इंटू 4, 24 माइक्रो सेकेंड। यह है टाइम कांस्टेंट इस सर्किट का, यानी इतने टाइम में चार्ज 37% रह जाएगा कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बताओ, t इक्वल टू 0 पे करंट कितना होगा। तो हम देख सकते हैं इन सारे रेजिस्टर्स को हटा के आप आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हो, जो कि कितना आ गया आपके पास, 6 ओम आ गया था हमारे पास। सेकंड पार्ट के लिए जो हमें करंट निकालना है t इक्वल टू 0 पर, या तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लें, जो कि क्या था, I बराबर आई मैक्स ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। तो t इक्वल टू 0 अगर पुट करते हो तो I आपको क्या मिल जाएगा, आई मैक्स, जो कि सिंपली क्या होता है, V बाय आर इक्विवेलेंट। तो वोल्टेज हमें पता है कितना है, 60 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट है 6 ओम, यानी कि कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर। यह है मैक्सिमम करंट एट t इक्वल टू 0, ठीक है। तीसरी चीज, करंट एट टाउ आपको पता है कितना रह जाता है, 37%, तो 0.37
इंटू मैक्सिमम 10 यानी कि 3.7 एम्पियर। चौथा पार्ट है चार्ज एट टी इज इक्वल टू टाउ। तो आप चार्ज मैक्सिमम भी जानते हो, क्यू मैक्स कितना है कैपेसिटर के ऊपर, सी इंटू वी यानी कि 60 इंटू 4 240 माइक्रोकूलम, और चार्ज एट टाउ क्या रह जाएगा 37%, 0.37 इंटू 240। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा कितना 3.7 इंटू 24 माइक्रोकूलम। ठीक, सॉल्व कर सकते हैं। आखिरी चीज बताओ, टाइम टू डिस्चार्ज बाय 99%, 99% डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सिंपल है, 99% डिस्चार्ज हो गया यानी कि चार्ज कितना बचा होगा, 1% चार्ज बचा होगा। तो जो फॉर्मूला है हमारे पास क्यू बाय क्यू मैक्स ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, उसमें क्यू को मैं रख देता हूं 1% ऑफ मैक्सिमम, 0.01 क्यू मैक्स, क्योंकि 99% तो डिस्चार्ज हो गया, बराबर क्यू मैक्स ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये कट जाएगा और ई टू द पावर टी बाई टाउ हमें मिल जाएगा 100। यहां से टी आप लिख सकते हो कितना, टाउ ln 100। ठीक है, यानी कि टाइम हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है 24 ln 100 माइक्रो सेकेंड। तो टाइम फिर से किस में आ रहा है, माइक्रो सेकेंड्स में आ रहा है, यानी कि लगभग 99% डिस्चार्ज होने में टाइम कितना लगता है, इंस्टेंटेनियसली डिस्चार्ज हो जाता है, नेग्लिजिबल टाइम लगता है। ठीक है ना, किसी को कोई डाउट। अब जनरल क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो काफी सिंपल सा है, ये आप आराम से कर सकते हो। पूछा गया है चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा कैपेसिटर के ऊपर, तो क्यू बराबर क्यू मैक्स ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। इसका फंक्शन तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, डिस्चार्जिंग के लिए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली टाइम कांस्टेंट निकालने की क्वेश्चन है। सभी लोग सेकंड वाले का आंसर बताओ, फर्स्ट वाला तो हम कर चुके हैं पहले। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा। यहां सी नॉट इसका कैपेसिटेंस है, प्लस माइनस, ठीक है ना, ये आर आर 2R R 3R। वोल्टेज दिया हुआ है इसके अक्रॉस, वी नॉट दिया हुआ है, यानी वी नॉट वोल्टेज है हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियली। तो आपको बताना है चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा इस कैपेसिटर के ऊपर। ये दिया गया है आर आर 2R R 3R। ठीक है ना, तो ये हमें पता है कितना हो गया R/2, ये 4R 6R 6R प्लस R/2, यानी 13R/2 आपका R इक्वलेंट है। ये R इक्वलेंट आ गया तो सिंपली मैं लिख दूंगा Q बराबर Q मैक्स। Q मैक्स कितना है, C नॉट V नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, जो कि आपको मिल चुका है 13RC/2। ठीक है ना, इस तरह से हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं किसकी, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की, क्योंकि ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का क्वेश्चन। ठीक है, अब मान लो कि बैटरी भी आ जाए सर्किट में, तो क्या आप कर सकते हो। ये ऑब्वियसली मेडिकल के लिए नहीं है, ये जेई के लिए। तो आपको बताना है चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसमें वही करना होगा, किसी टाइम टी पे चार्ज क्यू मानना होगा, इंटीग्रेट करके आपको फंक्शन निकालना है। तो सभी लोग जरा ट्राई कर लो, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। मान लिया किसी टाइम टी पे इस पे जो चार्ज बचेगा वो कितना बच जाएगा, क्यू बच जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस उल्टा है, हालांकि मैंने जो क्वेश्चन में लिया है वो तो सेम ही है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसी फालतू की बातें बताते रहोगे बस। ठीक है, तो हमें बताना है चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, मान लेते हैं किसी भी टाइम पे चार्ज इसके ऊपर जो बचा होगा वो बचा होगा क्यू, और एक प्लेट पे माइनस क्यू, इस तरह से रेजिस्टर दिए हुए हैं, और मैं मान लेता हूं कि कैपेसिटर से इस तरह से कोई करंट फ्लो कर रहा है आई। तो इस रेजिस्टर के लिए प्लस माइनस, बैटरी का तो हमें पता ही होता है। इस तरह से पूरे सर्किट के लिए हमने साइन असाइन कर लिए। अब यहां से लूप लॉ लगाना स्टार्ट करता हूं। आई करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टर को क्रॉस किया, नेगेटिव प्लेट पे आए तो माइनस आई इंटू 2R, फिर बैटरी क्रॉस की, पॉजिटिव टर्मिनल पे आए तो प्लस 4V नॉट,
ठीक है, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल होता है मान लो V, तो कैपेसिटर को क्रॉस करके फिर आप पॉजिटिव पे आए हो तो प्लस V, रजिस्टर क्रॉस करके वापस से नेगेटिव वाली साइड आए तो माइनस IR, ये क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। यहां से हम क्या कह सकते हैं, ये हमें मिल गया कितना 4V0 प्लस V को मैं लिख सकता हूं Q बाय C, चार्ज ऑन कैपेसिटर बाय कैपेसिटेंस, माइनस 3IR, ये हमें मिल गया 0। समझ आ रही बात? इसी को आप क्या लिख सकते हो, यहां से हमें I की वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी 4V0 प्लस Q बाय C बाय 3R, ठीक है ना। ये आपको अब करंट मिल चुका है, और क्योंकि मैंने माना है कि कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो I को मैं लिख देता हूं क्या, माइनस dQ बाय dt, ठीक है ना। I को हमने लिख दिया माइनस dQ बाय dt, ले जाते हैं उस तरफ, यहां में मिलेगा क्या, dQ बाय Q वाली चीज को नीचे 4V0 प्लस Q बाय C इक्वल हो जाना चाहिए माइनस dt बाय 3R, ठीक है ना। इसी को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज है मैक्सिमम, तो उसे मैं Qmax बोल देता हूं, जहां Qmax की वैल्यू कितनी होगी, Qmax की वैल्यू है C0 V0, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V0 और टाइम t पे कोई चार्ज होगा Q। ये बड़ा ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक, क्या आ जाएगा, ट्राई करो जरा। यहां तो हमें मिल गया माइनस t बाय 3R, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं आगे बात। यहां से हमें इंटीग्रेशन में क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ln ऑफ 4V0 प्लस Q बाय C अपॉन 1 बाय C, ठीक है ना। ये इक्वल हो गया होगा माइनस t बाय 3R के, और यहां पे लिमिट हमें पता ही है Qmax से लेके Q, ln ऑफ 4V0 प्लस Q बाय C अपॉन 4V0 प्लस Qmax बाय C, ठीक है ना। ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा माइनस t बाय 3RC के। समझ आ रहा है? अब यहां से हमें बस इसका फंक्शन निकालना है। देख सकते हो आप क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा 4V0 प्लस Q बाय C, ये इक्वल हो जाना चाहिए 4V0 प्लस Qmax बाय C इंटू e टू द पावर माइनस t बाय 3RC, ठीक है ना। Qmax की वैल्यू पुट कर देता हूं C0 V0, तो C कट जाएगा, यहाँ पे V0 आ जाएगा, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 5V0 e टू द पावर माइनस t बाय RC, और यहां हमें मिल ही चुका है, ये है 4V0 प्लस Q बाय C। लिख दो यहां से, Q की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5V0 e टू द पावर माइनस t बाय RC माइनस 4V0 इंटू C। V0 कॉमन ले लें तो C0 इंटू V0 क्या हो जाएगा, Qmax, तो Q की वैल्यू हमें मिलेगी Qmax टू 5e की पावर माइनस t बाय टाउ माइनस 4, और यहां पे टाउ क्या है, सॉरी 3RC था, यहां पे टाउ जहां पे है 3RC, ठीक है। समझ आ रहा है? तो वही मैं मान लूंगा किसी टाइम t पर चार्ज क्या है, कुछ Q चार्ज है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस R, ये V0, ये प्लस, ये माइनस, ये Q, ये माइनस Q, ये C, यहां भी एक R दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते किसी टाइम पे कोई करंट I फ्लो कर रहा है इस तरह से, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है ना, इस तरह से हो गया। इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं V, मान लो कि इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, और मैं इस तरह से KVL लगाना स्टार्ट करता हूं, तो अगर ऐसे घूमेंगे तो यहां से मिलेगा, यहां I माइनस V0 माइनस I इंटू R माइनस I इंटू R, ठीक है ना, प्लस V, ये क्या हो जाना चाहिए, 0। पुट करेंगे तो यहां से मिलेगा V0 माइनस 2IR
या वी नॉट प्लस 2IR, उस तरफ अगर मैं ले जाऊं, ये हो गया v को हम लिख सकते हैं q बाय सी। यहां से I की वैल्यू क्या मिल जाएगी, I की वैल्यू मिल जाएगी हमें q बाय सी माइनस वी नॉट बाय 2R। ठीक है ना, मैंने KVL लगाया है सिर्फ, यहां से आया था माइनस वी नॉट माइनस आई आर प्लस वी को हमने लिख दिया है क्या, q बाय सी, और वहां से हमने I कैलकुलेट कर लिया है, I की वैल्यू q बाय सी माइनस वी नॉट बाय 2R आ चुकी है। अब I का क्या होगा, मैंने यहाँ पे करंट निकलते हुए माना है, यानी कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो आप I को क्या मानोगे, माइनस डी क्यू बाय डी टी। यहां लिख देते हैं माइनस डी क्यू बाय डी टी, ये इक्वल हो जाएगा, सी एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो Q माइनस सी वी नॉट बाय 2R सी, ये मिल गया हमें। ठीक है, आगे देख लो, ये मिल जाएगा डी क्यू बाय क्यू माइनस सी वी नॉट इज इक्वल टू माइनस डी टी बाय 2R सी। ठीक है ना, लिमिट लगा देते हैं, t बराबर 0 पे चार्ज होगा मैक्सिमम, t बराबर t पे चार्ज होगा कुछ q, क्या मिल जाएगा, यहां से इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा ln ऑफ q माइनस सी वी नॉट, लिमिट q मैक्स से q, और ये इक्वल होना चाहिए माइनस टी बाय 2R सी। ठीक है ना, क्या आएगा, ये मिल गया ln ऑफ q माइनस सी वी नॉट अपॉन q मैक्स माइनस सी वी नॉट। ठीक है ना, लिमिट पुट किया बस, माइनस टी बाय 2R सी, या आप लिख सकते हो q माइनस सी वी नॉट इक्वल होना चाहिए q मैक्स माइनस सी वी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय 2R सी। Q मैक्स कितना होगा, Q मैक्स आप देख सकते हो इनिशियली पोटेंशियल ड्रॉप कितना दिया हुआ था 3V नॉट, और कैपेसिटेंस था C नॉट, तो Q मैक्स क्या हो गया हमारे पास, Q मैक्स है 3C नॉट V नॉट, उसे अगर मैं यहां पे पुट कर देता हूं तो 3, ये मिल जाएगा 2C V नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय 2R सी, ये मिल गया Q माइनस सी वी नॉट, उस तरफ भेज दो, Q की वैल्यू आपको मिल जाएगी सी वी नॉट, कॉमन अगर ले लेते हैं 2 ई टू द पावर माइनस टी बाय 2R सी प्लस 1। ठीक है ना, कुछ इस तरह का आ रहा है चार्ज ऑन कैपेसिटर।